हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवेश कुमार उत्तर प्रदेश बरेली से हूँ मैं। और आज हम लोग 12th की फिजिक्स का जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं जो क्लास लेने जा रहा हूँ वो IIT JEE और नीट लेवल के लिए है। इवन इसको बोर्ड वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर 1 है हमारा, ठीक है। चैप्टर 1 का जो नाम है वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। और इस इलेक्ट्रिक चार्ज में मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की तरफ ना जाते हुए मेरा जो टॉपिक है आज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कूलॉम्स लॉ। ओके, तो कूलॉम्स लॉ के बारे में जानते हैं कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है और इसके आगे क्या कहानी है, उस सारी चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो कूलॉम्स लॉ है वो दिया किसने था। तो इनका पूरा नाम, जो साइंटिस्ट हैं उनका पूरा नाम है चार्ल्स कूलॉम, जिन्होंने इस लॉ को दिया था। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि अगर कोई दो चार्ज स्टेशनरी हैं, मान लेते हैं एक चार्ज अपन के पास Q1 है और एक अनदर चार्ज है कौन सा, Q2, क्लियर है। और ये सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, मान लेते हैं वो डिस्टेंस अपन के पास कितनी है, R है, क्लियर है। तो कूलॉम ने ये बोला कि अगर दो स्टेशनरी चार्ज हम R डिस्टेंस पर सेपरेट कर देते हैं तब इनके बीच में एक फोर्स एक्सर्ट होगा। दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ऑल्सो नोन एज कूलॉम्स फोर्स, बराबर है। मतलब हम सीधे बोल सकते हैं कि दो भी चार्ज है, चाहे वो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे वो दोनों नेगेटिव चार्ज हो, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तब इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। इन्होंने क्या कहा कूलॉम्स ने, इन्होंने बताया कि अगर दो चार्जेस आपने R डिस्टेंस पर रखे हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो हमेशा दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहली कंडीशन इन्होंने बताई। दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या बताई, दूसरी कंडीशन इन्होंने बताई कि ये जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के, दैट इज 1/r², बराबर है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड पॉइंट इन्होंने ये बताया था कि जो फोर्स लगेगा वो हमेशा दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलाउंग लगेगा, दैट इज Q1 Q2। तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा F, जो कि इन्हीं दो लाइन के अलाउंग होगा, क्लियर है। तो एक इक्वेशन 1 मिली, एक इक्वेशन हमको 2 मिली। अगर अपन दोनों को कंबाइन करें तो सीधे सीधे मैं बोल रहा हूं यहाँ पे ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², क्लियर है। या फिर यहाँ पे हमने ले लिया क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज K, तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ गया, R²। दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम्बियन फोर्स। तो मतलब उन्होंने बताया कि भैया जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन में R² होगा, क्लियर है। सर याद रहे कि Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड होता है, क्लियर है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे डिफाइन भी कर देते हैं कि अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, the force exerted between the charges is directly proportional to product of magnitude of the charges and inversely proportional to square of the distance between them, क्लियर। दैट इज हम बोल सकते हैं F is directly proportional Q1 Q2 and on comparing this हमको रिजल्ट मिला F K Q1 Q2 अपॉन में R²। अब बात कर लेते हैं कि ये जो फोर्स होगा क्या अट्रैक्टिव इन नेचर होगा या रिपल्सिव इन नेचर होगा। तो ये डिपेंड करेगा चार्जेस के साइन पर कि चार्ज दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो अगर चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं, दैट इज दोनों पॉजिटिव हैं या तो दोनों नेगेटिव हैं,
तब ये जो फोर्स होगा वो होगा हमारा रिपल्सिव इन नेचर। कैसा होगा? रिपल्सिव इन नेचर। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि ये चार्जेस कैसे हैं बेटा, अनलाइक हैं, तो उस केस में ये फोर्स जो होगा हमारे पास वो कैसा हो जाएगा? अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। बराबर है, मतलब अगर लाइक चार्जेस है तो रिपल्सिव होगा और अनलाइक चार्जेस है तो कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। कौन सा वाला? ये हमारा जो कूलम्बियन फोर्स हमने निकाला है, जहां पे अगर मैं बात करूं वेयर के हमारे पास क्या है, तो जो के है बेटा वो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। मैं यहाँ पे एप्सिलॉन लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं जो एप्सिलॉन की बात कर रहा हूँ ये है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर हम इसको फ्री स्पेस की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? क्या कहलाता है यहाँ पे? ये इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बराबर है, ये वैल्यू हो गई। तो फिर बात आती है कि यार कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी? मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो एप्सिलॉन है वो क्या है भैया? इसकी वैल्यू हो जाती है एप्सिलॉन नॉट के। अब ये जो के है वो कंडक्टिविटी वाला के है, तो डाइलेक्ट्रिक वाला, और ये वाला जो के है हमारा वो कौन सा है बेटा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्लियर है? एप्सिलॉन नॉट के मैंने लिख दिया यहाँ पे। क्या है? ये है परमिटिविटी। परमिटिविटी, ठीक है, किसकी? ऑफ द मीडियम। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यार ये परमिटिविटी क्या होता है। तो सिंपल आप समझो कि फोर्स को अगर मैं बात करूं कि फोर्स अगर वैक्यूम में है चार्जेस रखे हुए, या फिर एयर में रखे हुए हैं चार्जेस, ठीक, तो दोनों केसेस में फोर्स कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा? या मैंने दोनों चार्जेस को किसी अनदर मीडियम में रख दिया जाके, लिक्विड में रख दिया, कहीं पे भी रख दिया जाके, तो क्या कंडीशन होगी? तो सिंपल सी बात है, वो सारा का सारा खेल किसका होगा? इस परमिटिविटी का होगा, क्योंकि इन चार्जेस पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, डिस्टेंस पे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो एक बचा कौन? के। तो ये के चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर के ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, के कम होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर एप्सिलॉन मेरा ज्यादा हो जाए, ठीक, तो सिंपल सी बात है बेटा के की वैल्यू कम हो जाएगी। एप्सिलॉन अगर ज्यादा हो गया तो सिंपल सी बात है के की वैल्यू कम हो गई। और एप्सिलॉन ज्यादा कब होगा? जब सिंपल सी बात है मीडियम में हम किसी में भी जाएंगे। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, अगर किसी हम अनदर मीडियम में जाते हैं तो उस केस में क्या होगा? हमारा एप्सिलॉन बढ़ जाएगा। एप्सिलॉन बढ़ जाएगा तो सिंपल सी बात है फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं फ्री स्पेस की, तो फ्री स्पेस के लिए क्या होगा? तो याद रखेंगे फ्री स्पेस के लिए जो एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है? एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्री स्पेस के लिए जो के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। दैट इज द के। यहाँ पे क्या है भैया? के यहाँ पर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। और एप्सिलॉन हमारे पास क्या है? परमिटिविटी है। सिर्फ अगर मैं डिफाइन करूं परमिटिविटी को, ठीक है, या बताऊं कि परमिटिविटी होती क्या है, तो सिंपल आप ऐसे समझो कि परमिटिविटी ये है कि कोई भी चार्ज अगर किसी मीडियम में रखा हुआ है तो वो चार्ज मीडियम के थ्रू कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, अगर उसको हम वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। सिंपल क्या है? तो वो चार्ज है वो मीडियम से कितना इन्फ्लुएंस्ड होगा अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। सिंपल ये बताता है हमको कौन? परमिटिविटी। क्योंकि फ्री स्पेस में वही कहानी क्या हो जाती है? 1 हो जाती है और एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाती है एप्सिलॉन नॉट। और इस नाते हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है वो एफ आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये जो हम लोगों ने लिखा है ये है बेटा स्केलर फॉर्म में। किसमें है? स्केलर फॉर्म में। वैल्यू आपको पता ही है क्या है? ये निकल के न्यूटन आई निकल के। अच्छा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, जरूरत भी पड़ती है कि एप्सिलॉन जो परमिटिविटी है इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख देते हैं। पहली बात तो हमको न्यूमेरिकल्स में दे रखी होती है, लेकिन फिर भी इसको नोट करना जरूरी है। ओके, कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसकी यूनिट 1% अगर आप इसकी यूनिट क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं, तो कैसे देखेंगे? सिंपल सी बात है, आपको पता है एप्सिलॉन की यूनिट आप लिख रहे हैं, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। तो ये Q1 और है Q2, दैट इज द कूलम। इसको क्या बोल देंगे? कूलम स्क्वायर। क्योंकि फोर्स नीचे जाएगा तो न्यूटन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। सिंपल, रटने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ से। वहीं से मैंने इसकी यूनिट लिख दी। डायमेंशन भी इसी तरह से हम इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं।
क्लियर हो गया? ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी। तो ये थी कूलम्ब्स लॉ की स्केलर फॉर्म। ये तो सबको पता है और यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ भी लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पता होने चाहिए, या जो कूलम्बियन फोर्स है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो पता ही है एफ हमारा क्या है, कूलम्बियन फोर्स है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में डिस्कस करते हैं और देन चलेंगे इसके वेक्टर फॉर्म पे। ठीक है, तो वो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी डिस्कस करता हूँ आपके साथ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले थे इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए वो क्या है। सबसे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोगों ने निकाला है या फिर जो कूलम्बियन फोर्स निकाला है, पहली कंडीशन कि यार अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये कैसा हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है एंड रिपल्सिव हो सकता है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हमको मिल गई। ठीक है, अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव हो सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये, तो जस्ट इसको हम मान सकते हैं जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था, वो भी दो पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल था और ये भी किसके लिए, तो पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि बड़े बड़े चार्जेस, भले ही बड़े बड़े चार्जेस मानोगे तो उसके सेंटर में आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट चार्ज मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक किसके लिए वैलिड है, जैसे वो पॉइंट मास के लिए वैलिड था वैसे ही ये किसके लिए वैलिड है भैया, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। ठीक है, दूसरी चीज, क्योंकि ये कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। क्यों, क्योंकि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। जो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, वो उनको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रल फोर्स बोल देते हैं। तो ऐसे ही ये भी किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इसलिए कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। मतलब इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है एंड इट इज अ सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है ये, सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, ये भी बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये रेयरली आपको मिलेगा, आपसे पूछ लिया जाता है कि मिनिमम कितनी डिस्टेंस पे हम चार्जेस को रखें जहां पे हमारा कूलम्ब्स लॉ इनवैलिड हो जाए। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर डिस्टेंस कितनी है, r की वैल्यू 10⁻⁻15 पे इनवैलिड होता है कौन, इनवैलिड होता है हमारा कूलम्ब्स लॉ, इनवैलिड कूलम्ब्स। ये आपको स्पेशली लिखना है, कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो 10⁻⁻15 पे इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ जो कि आप लोगों ने 11th में पढ़ा भी होगा, आपको पढ़ाया गया होगा, जब सेंट्रल फोर्स थोड़ा सा दिया जाता है तो वहां पे हिंट दे दिया जाता है। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं होता है, जो भी दो पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट मासेस अगर मैं ले लेता हूँ तो हमेशा एक पॉइंट दूसरे पॉइंट, एक सेंटर ले लेते हैं और एक हमारा कोई पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल जो है उसका हमेशा जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो सेंटर की तरफ, मतलब जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो लाइन पे के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, उसी की लाइन में रहता है और हमेशा सेंटर की तरफ उसका सेंटर के टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द सेंटर एक्सर्ट होता है। दैट इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। हालांकि उसको डिटेल में पढ़े, वो जब कोई टॉपिक होगा तो उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। फिलहाल आप ऐसे समझ लो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इसलिए क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। और सेंट्रल फोर्स होता है तो सिंपल सी बात है, कंजर्वेटिव तो होगा ही होगा, तो इट इज आल्सो कंजर्वेटिव। कैसा होता है भैया, इट इज आल्सो कंजर्वेटिव। ठीक है, ये कैसा हो जाता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। ठीक, ये दो पॉइंट हो गए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारा, जिसको हमें ध्यान रखना है, कंजर्वेटिव होता है, ये भी आपको पता चल गया। पॉइंट मास के लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है, ये भी आपको पता चल गया। क्लियर है, तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, कंजर्वेटिव वाले, इनवर्स स्क्वायर लॉ वाले, अट्रैक्टिव इन नेचर, रिपल्सिव इन नेचर वाले, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, वो तो पता ही है अट्रैक्टिव कब होगा और रिपल्सिव हमारा कब होगा। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म की तरफ। ठीक है, तो
वेक्टर फॉर्म की तरफ अगर हम चलें तो वेक्टर फॉर्म क्या है उसको क्लियर कर लेते हैं। वेक्टर फॉर्म चलिए डिस्कस करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, फोर्स यार अट्रैक्टिव है और फोर्स हमारा कैसा है, रिपल्सिव है। तो आपको यार डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी, और जहाँ पे डायरेक्शन आती है वहाँ पे कौन आता है, वेक्टर आता है। तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़नी पड़ेगी। तो मान लेते हैं अपन के पास ये एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। यहाँ पे अपन के पास Q1 चार्ज है और यहाँ पे अपन के पास Q2 चार्ज है, बराबर है। मैंने बोला Q1 की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है दैट इज R1 है, और Q2 की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, R2 है, दैट इज R2 एंड दैट इज R1। अब 1 है ये और ये है 2, ठीक है। ये कौन सा है, 1 चार्ज है और ये है 2। तो सिंपल सी बात है, मैं बात कर रहा हूँ Q2 पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। अब दोनों सेम चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 पे आप फोर्स निकाल रहे हो तो R2 1 हो जाएगी और फोर्स का नाम हो जाएगा 2 1, जिसका मतलब है फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू चार्ज Q1 के लिए। और इधर की डायरेक्शन ये होगी। तो अब दोनों इसमें देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो रिजल्टेंट है हमारे पास वो R2 है, ठीक है। तो रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो R2 की वैल्यू हो जाएगी, फाइनली मैं साइड में लिख देता हूँ कि जो R2 की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, R1 प्लस का कितना R21, या फिर यहाँ से R21 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, R2 माइनस R1। तो ये रिलेटिव के अकॉर्डिंग भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फोर्स जो फाइंड आउट कर रहा हूँ, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2, ठीक है, Q2 ड्यू टू, इंपोर्टेंट है, ड्यू टू Q1 कितना होगा भैया, ये होगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन बतानी है तो R21 का यूनिट वेक्टर। इक्वेशन नंबर मैंने दे दी 1। एंड सिमिलरली दूसरा वाला भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। सिमिलरली अगर दूसरा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, F12, ठीक, वो कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, R12 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा R12 का यूनिट वेक्टर। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। लेकिन आप तो जानते हो भैया कि जो R21 है इसकी वैल्यू कितनी है भैया, R2 माइनस R1। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2, और ये चीज क्या है हमारे पास, R12 है। तो आपको पता है R21 का जो यूनिट वेक्टर, सॉरी पोजीशन वेक्टर है वो कितने के बराबर है, माइनस के R12 के बराबर है। हम पहले से जानते भी, लेकिन मैं फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, R21 का यूनिट वेक्टर भी सिमिलरली हो जाएगा R12, और जो मैग्नीट्यूड होगा R21 का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, दोनों तो बराबर ही होंगे, उसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 2, अगर 2 पे जाए हम तो कितना हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2, और ये तो बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, R12 की जगह पे लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे माइनस का R21, बराबर है। या फिर लिख सकते हैं इसको माइनस का K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा R21 का यूनिट वेक्टर, जो कि ऑलरेडी हमको पता है F21 है। तो यहाँ हो जाएगा F21, और यहाँ पे हो गया हमारे पास कितना, F12, क्लियर है। और वो भी कहेगा माइनस का। अब तुम देखो कि 1 पे लगने वाला फोर्स जो है वो 2 पे लगने वाले फोर्स के बराबर तो है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। इसका मतलब यहाँ पे लॉ एंड एक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन क्या हो गया, वैलिड हो गया। इसका मतलब ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो ये और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको यहाँ पे मिल जाता है कि इट फॉलोज, किसको फॉलो करता है ये भाई, इट फॉलोज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। एक और पॉइंट मिल गया एक्शन एंड रिएक्शन का हमको। ये बात आपको क्लियर हो गई। ये है हमारी वेक्टर फॉर्म। इसको और दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे R21 यूनिट वेक्टर की जगह हम लोग R21 पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको दूसरे तरीके से भी लिखा सकता है, F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का क्यूब, और यहाँ पे लिख देंगे R21 लिखा है तो 21 में ही लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस का R21 का कितना हो जाएगा ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है। या फिर K Q1, दोनों बातें लिख सकते हैं, R12
का होल क्यूब r12 का पोजीशन वेक्टर, तो प्लस में लिख दोगे, दोनों हमको मिल जाते हैं यहाँ पे 12 की ये वाली फॉर्म में मिल जाती है और जो कि बराबर किसके हैं F21 के, तो ये वाली फॉर्म भी हमको मिल जाती है, माइनस में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म हमको क्या कर जाती हैं, मिल जाती हैं, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ये वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर वेक्टर में हमें चाहिए तो वो वाली फॉर्म यूज़ कर लेंगे। ये तो हुआ हमारा वेक्टर फॉर्म कॉलम्स में की, क्लियर है। अब बात आती है कि दो चार्जेस तो ठीक है, अगर दो से ज़्यादा चार्जेस हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे फोर्स। तो याद रखो कि भले ही रिजल्टेंट कितना भी हो, लेकिन कूलम्स ला तो दो ही चार्जेस पे काम करेगा, और अगर ग्रुप ऑफ चार्जेस हमको मिल गया, 3 मिल गए, 4 मिल गए, तो क्या करेंगे, सिंपल नेट फोर्स निकाल देंगे। अब ये जो नेट फोर्स हम लोग निकालते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्लियर है। तो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देन चलेंगे प्रॉब्लम्स की ओर और करेंगे प्रॉब्लम्स, ओके। चलिए चलिए बात कर लेते हैं किसकी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ओके। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या होता है, सिंपल सी बात, अभी तो मैंने बताया दो से ज्यादा चार्जेस, मान लिया अपन के पास क्या चार्ज है, क्यू चार्ज है, और अनदर चार्जेस है Q1 है, Q2 है एंड Q3 है एंड सो ऑन है। तो जो Q चार्ज है भैया सिंपल सी बात है, Q1 भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, Q2 भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा और Q3 भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा। मान लेते हैं कोई अनदर चार्ज है Q1, तो ये भी इस पे क्या लगा रहा होगा, फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। मैंने बोला इस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज F1 लग रहा है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है F2 लग रहा है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है F3 एंड इस पे कितना लग रहा है F4 लग रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे नेट जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब सिंपल इन्होंने ये बताया कि किसी भी पॉइंट चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा अनदर चार्ज के कारण, क्लियर है, सिंपल। तो हम वो बात लिख देते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये सब कुछ नहीं लिखते, सिंपल जो वेक्टर सम होता है, द नेट फोर्स इज द, क्या होता है भैया, इज द वेक्टर सम of individual forces exerted by each other charge, ठीक है, अदर चार्जेस, क्लियर। दैट इज F इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन, क्लियर है। या फिर इसको R1 डिस्टेंस मान लो, R2 मान लो, R3 मान लो, और उस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, दैट इज R1 R2 R3 एंड Rn। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q1 अपॉन में कितना R1 का स्क्वायर और R1 का यूनिट वेक्टर, प्लस यूनिट वेक्टर लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेक्टर सम की बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो F नेट जो होगा हमारे पास, और यहाँ पे हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा R2 का स्क्वायर और R2 यूनिट वेक्टर एंड सो ऑन। इसको अगर समराइज करके लिखें हम लोग समेशन लगा के, तो कितना हो जाएगा Q और यहाँ पर हो जाएगा Qn डिवाइडेड बाय कितना Rn का स्क्वायर और Rn का यूनिट वेक्टर। यहाँ पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और n तक जाएगी, दिस इज द नेट फोर्स, क्लियर हो गया। ये है हमारे पास क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। और करेंगे इसके क्वेश्चंस, करते हैं। तो इनके क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो जैसे मुझे कोई एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, हमको दे रखा है कि फाइंड द नेट फोर्स exerted on 1 coulomb charge, दैट इज, इस तरह से उन्होंने हमको एक क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज है, यहाँ 2 कूलम है, सॉरी यहाँ पे भी 1 कूलम है, यहाँ पे 2 कूलम है, यहाँ पे 3 कूलम है और यहाँ पे 4 कूलम है एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जा रहा है, मैंने मान लिया ये गया है हमारे पास कितने कूलम तक, ये गया आपके पास 1 2 3 4 5 10 कूलम तक गया, चलिए लास्ट हमारे पास कितना है 10 कूलम है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस हमको दे रखी है, ऐसा करते हैं इसको हम कूलम में नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है।
तो ये मैंने बोल दिया 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये हमारे पास है 10 मीटर। यहाँ पे चार्ज मुझको दे रखा है 1 कूलम और यहाँ पे दे रखा है 8 कूलम, यहाँ पे दे रखा है 27 कूलम और यहाँ पे दे रखा है 64 कूलम और यहाँ पे दे रखा है हमको 1000 कूलम। क्लियर है। अब हमसे पूछा गया है नेट फोर्स पूछा गया है किस पे, इस 1 कूलम वाले चार्ज पे, जो कि कहाँ पे रखा हुआ है, 1 कूलम चार्ज एट ओरिजिन, मान लेते हैं ओरिजिन पे रखा हुआ है। एकदम क्लियर करके, ठीक है। कैसे निकालेंगे भैया, हमको पता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगने वाला है मेरे भाई। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस so on, कहाँ तक जाएगा, लास्ट हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5 एंड दैट इज 10। ये सीरीज का क्वेश्चन जस्ट। तो F1 की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास वो कितना देगी K, और इसकी वैल्यू है 1 इंटू में कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा K 1 इंटू में कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, लास्ट तक चला जाएगा। और जो लास्ट वाला आ जाएगा K 1 इंटू में कितना आ जाएगा हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो K तो आ गया कॉमन, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया दैट इज 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा प्लस का 2 2 जा 4 2 जा 8 दैट इज 2 बचेगा, 3 बचेगा एंड सो ऑन, लास्ट में बचेगा 10। तो ये तो हमको दिख रही है कितनी n नेचुरल नंबर्स हैं, और n नेचुरल नंबर्स का जो सम का फार्मूला होता है वो क्या होता है, आई थिंक ये नीचे का वीडियो हो सकता है ना आए, ठीक। तो मैं n नेचुरल नंबर्स का अगर मैं सम की बात करूं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे k बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2 + n n + 1 होता है, तो कुल मिला के यहाँ पे कितना होगा, सॉरी बराबर k इंटू हो जाएगा n नेचुरल नंबर्स का, n टोटल 10 है और n + 1 दैट इज 11 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 5 है 10, तो यहाँ पे जो हमारे पास आ गया 55k, ये फाइनल आंसर होगा। क्या फोर्स है, तो दैट इज न्यूटन, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, इसका नेट फोर्स निकाल दिया। क्लियर है। ये तो रहा हमारा कौन सा क्वेश्चन, जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था, ठीक है। अभी हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं तो वो सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फोर्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो प्रॉब्लम कई बार आती है वो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन की आ जाती है, और ट्रायंगल वाली कंडीशन की आ जाती है, और मैकेनिक्स से रिलेटेड आ जाती है, ठीक है। तो उन प्रॉब्लम्स को हम आगे करते हैं, ठीक है। जस्ट वेट। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ इक्विलिब्रियम के करने जा रहा हूँ, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, किसकी बात कर रहा है वो, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें ध्यान रखें, हालांकि मैं डायरेक्टली प्रॉब्लम्स भी करा सकता था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अगर चार्जेस हमारे क्या है भैया, लाइक चार्जेस हैं, ठीक है, और या फिर कैसे हो सकते हैं, लाइक चार्जेस हो सकते हैं, और यह हो सकते हैं हमारे पास अनलाइक चार्जेस, ठीक है, अनलाइक चार्जेस। अगर लाइक चार्जेस हैं तो याद रखें कि जो थर्ड चार्ज पुट होगा, थर्ड चार्ज पुट करेंगे हम लोग, थर्ड चार्ज पुट बिटवीन द चार्जेस, कहाँ रखेंगे, बिटवीन द चार्जेस, कहीं पे भी पुट कर दो, लेकिन दोनों चार्जेस के बीच में पुट करेंगे। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो जो थर्ड चार्ज होगा, थर्ड चार्ज पुट करोगे यहाँ आउटसाइड, कहाँ पे पुट करोगे, आउट साइड, ठीक है, बाहर हम पुट करेंगे आउटसाइड द चार्जेस, आउटसाइड द चार्जेस, याद रखेंगे नियर टू द स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज, स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज, याद रखना है स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज के पास पुट करेंगे। क्लियर। थर्ड चार्ज की अगर बात करें, शर्त यह है अगर अनलाइक चार्ज है। हाँ, कभी ऐसा भी हो सकता है Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया, तो कौन स्मॉलर कौन, तो याद रखेंगे ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, सॉल्व बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। किससे सॉल्व करेंगे इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल से। इतनी बात आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जो हमको ध्यान रखना है। अब तुम कैसी भी थर्ड चार्ज की प्रॉब्लम ले आओगे तो आपको आराम से क्लियर कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, देखिए हमको बोल रखा है, प्रॉब्लम में दे रखा है फाइंड द
फाइंड द पोजीशन कॉमा नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज प्लेस्ड नियर टू द Q and 4Q चार्जेस। ठीक है, ब्रैकेट में दे रखा है R की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा 4 मीटर है, करेक्ट। कैसे सॉल्व करें इसको वो देख लेते हैं। पहले देखो चार्जेस लाइक हैं कि अनलाइक है, तो मुझे दिखा यार दोनों चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्जेस, दैट इज AQ हो गया और ये कितना हो गया 4Q हो गया। अब हमने तो अभी पढ़ा था यार, अगर दोनों चार्जेस लाइक है तो थर्ड चार्ज को अपन कहाँ रखेंगे, मिडिल में रखेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये शर्त है इफ ऑल द थ्री चार्जेस इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, कभी भी हम लोग मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते, तो ध्यान रखना है इफ ऑल द थ्री चार्जेस, तीनों के तीनों चार्जेस कैसे हैं, आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, थर्ड चार्ज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब ये जो थर्ड चार्ज होगा वो पुट कैसे करें जिससे कि तीनों इक्विलिब्रियम में हो, तो इसका नेचर क्या होगा, तो याद रखें, अगर सबसे पहले तो नेचर ही निकालना पड़ेगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो थर्ड चार्ज 100% कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तभी ये तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, अदरवाइज तीनों इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। तो हमारा थर्ड चार्ज हो गया माइनस का Q। टोटल जो हमारे पास डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 4 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो मान लेते हैं Q से हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो इसको मान लिया x, तो ये कितना हो जाएगा भैया मेरे, सिंपल सी बात है 4 माइनस x हो जाएगा। तो Q के कारण इसमें जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा और 4Q के कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। मैंने बोला ये है हमारे पास F1 और ये हमारे पास F2। तो नेचर कैसा हुआ, नेगेटिव हो गया, नेचर कैसा हुआ भैया, नेगेटिव हुआ। उससे पहले पोजीशन निकालनी पड़ेगी, तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q, ठीक है, वो भी माइनस Q, क्या होगा, नेट फोर्स सिंपल सी बात है 0 होना चाहिए, दैट इज F नेट 0 होगा। और F नेट 0 होने का मतलब क्या हो गया, K यहाँ कितना होगा Q, और कितना है यहाँ पे Q, वो भी आएगा वही माइनस का, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा x², नेट निकाल रहे हो आप, और उसकी डायरेक्शन को उधर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, K Q Q अपॉन में कितना हो जाएगा 4 माइनस x का